नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन मोशन ऑफ थैंक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल मीट्स पार्लियामेंट्री डिसरप्शन। आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव और कैसे हमारे संवैधानिक नियम और संसदीय हंगामे आपस में टकराते हैं। आइए भारत के संसदीय लोकतंत्र की इस शांत लेकिन बेहद गहरी ऑडियो यात्रा पर एक साथ चलते हैं, जहां हम इस पूरी प्रक्रिया की वैचारिक स्पष्टता को बारीकी से समझेंगे। तो बात शुरू होती है एक खास तारीख से। जरा कुछ पल के लिए आंखें बंद कीजिए और लोकसभा के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। तारीख है 5 फरवरी 2026 और घड़ी में समय हो रहा है शाम के ठीक 4:26 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सदन में जबरदस्त हंगामा है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और इसी अभूतपूर्व शोरगुल के बीच एक ऐतिहासिक घटना घट जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री के पारंपरिक जवाब के ही पास कर दिया जाता है। सोचिए, साल 2004 के बाद यह पहली बार था जब बिना सदन के नेता के जवाब के इस प्रस्ताव को बस ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। खैर, इस हंगामे की असल अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर कुछ बुनियादी चीजों को समझना होगा। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को कुछ हिस्सों में बांटकर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, द प्रेसिडेंट्स स्पेशल एड्रेस, यानी राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अपने मन में संसद के उस विशाल और बेहद भव्य सेंट्रल हॉल की तस्वीर बनाइए। अचानक ढोल की एक गंभीर और सम्मानजनक थाप गूंजती है। ये संकेत है कि भारत के राष्ट्रपति पधार रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये भारत का राज चिन्ह उसी सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार को दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख जरूर हैं, लेकिन वो कार्यकारी प्रमुख नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति जो अभिभाषण पढ़ते हैं उसे दरअसल यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ये भाषण असल में सरकार की नीतियों, पिछले साल की उपलब्धियों और आने वाले साल के एजेंडे का एक पूरा रोड मैप होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, द मोशन ऑफ थैंक्स, यानी धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के इस ऐतिहासिक और भव्य अभिभाषण के बाद संसद का असली विधायी काम शुरू होता है। आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले यूनियन कैबिनेट भाषण तैयार करती है, फिर राष्ट्रपति उसे पढ़ते हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष का कोई सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता है और दूसरा उसका समर्थन करता है। इसके बाद शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, यानी इस पर बहस और संशोधन। फिर प्रधानमंत्री का जवाब आता है और अंत में वोटिंग होती है। यही वो पूरी प्रक्रिया है जो कार्यपालिका के विजन को संसद की जांच के दायरे में लाती है। आइए अब तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, अमेंडमेंट्स टू द मोशन, यानी प्रस्ताव में संशोधन। बहस के दौरान विपक्ष के पास एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार होता है, संशोधन का अधिकार। ये वो समय होता है जब विपक्ष उन मुद्दों को सामने लाता है जो उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में छूट गए हैं। लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा यह नंबर 5 एक बहुत ही दुर्लभ आंकड़े को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक राज्यसभा ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर केवल 5 बार ही संशोधन पारित किए हैं? जी हाँ, सिर्फ 5 बार। उच्च सदन में भी चूंकि सत्ता पक्ष का अक्सर बहुमत होता है, इसलिए संशोधन पास होना अपने आप में एक बहुत ही असाधारण घटना मानी जाती है। यूपीएससी मेंस के लिहाज से भारत के इतिहास में हुए इन 5 अपवादों को जानना बहुत जरूरी है। पहली बार ऐसा 1980 में हुआ था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और मुद्दा दल बदल का था। दूसरी बार 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय राम जन्मभूमि और कुछ अन्य मुद्दों पर। तीसरी बार साल 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसकी बिक्री के मुद्दे पर। और चौथी और पांचवी बार साल 2015 और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, जहां भ्रष्टाचार, काले धन और पंचायत चुनावों के मुद्दों पर राज्यसभा ने संशोधन पारित किए थे। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के क्लाइमैक्स पर, खंड 4, द प्राइम मिनिस्टर्स रिप्लाई। संशोधन और लंबी बहस के बाद बारी आती है सदन के नेता की, जो आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं। उनका अंतिम जवाब सिर्फ एक भाषण नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत एक सिद्धांत है जिसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जिम्मेदारी कहते हैं। इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। प्रधानमंत्री का जवाब इसी जिम्मेदारी को अमली जामा पहनाता है। वे सभी मंत्रियों की ओर से विपक्ष की बातों का जवाब देते हैं और सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट करते हैं। लेकिन 5 फरवरी 2026 को जो हुआ
वो बिल्कुल अलग था। उस दिन तनाव इतना ज्यादा था कि लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि ये घटना। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक खंड पर चलते हैं, डेमोक्रेसी एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब इतने लंबे समय से चली आ रही संसदीय परंपराओं को दरकिनार किया जाता है तो एक तरह का डबल डेमोक्रेटिक डेफिसिट यानी दोहरा लोकतांत्रिक घाटा पैदा होता है। प्रधानमंत्री का जवाब न आने से कार्यपालिका को चेक करने की जो संसद की शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है, विपक्ष हाशिए पर चला जाता है और एक वेस्टमिंस्टर शैली के लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबी है यानी सवाल जवाब और संवाद, वो एक तरफा एकालाप या मोनोलॉग में बदल जाती है। इससे अंततः कार्यपालिका के हावी होने का खतरा बढ़ता है। जब विपक्ष की आवाज हंगामे में डूब जाती है और कार्यपालिका का जवाब प्रोटोकॉल के शोर में खामोश हो जाता है तो लोकतंत्र की विचार विमर्श वाली पवित्रता खुद ही म्यूट हो जाती है। अंत में आपके लिए एक विचार करने वाला सवाल छोड़ जाता हूं। अगर परंपराएं ही हमारे संविधान की सुरक्षा दीवारें हैं तो उस लोकतंत्र का क्या होता है जब उसके अलिखित नियमों को ही बाईपास कर दिया जाए? क्या सिर्फ कागजों पर लिखे नियमों का पालन करना ही काफी है या लोकतंत्र की असली भावना को बचाना भी उतना ही जरूरी है? इस गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संसदीय प्रक्रियाओं में आ रहे इन बदलावों पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में।